नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। दरअसल आज एक ऐसा मुद्दा सियासी शतरंज के अंदर हम उठाने वाले हैं जो आज जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि कैसे सियासतदान, सियासी पार्टियां रोजगार के नाम पर दरअसल युवाओं से वादे तो करती हैं, वोट भी बटोरती हैं, लेकिन जब वो सत्ता में विराजमान होती हैं तो कितना काम करती हैं। क्योंकि जम्मू और श्रीनगर दोनों के अंदर हमने एक सर्वे किया जहां से लोगों से जाकर पूछा गया कि आखिर क्या सरकारों की नीति रोजगार को लेकर जो बनी रही अभी तक जम्मू कश्मीर में, क्या वहां के बाशिंदे, वहां के युवा, वहां के रोजगार के लिए सड़कों पर आने वाले लोग उससे किसी तरह से आश्वस्त हैं, किसी तरह से संतुष्ट हैं। लेकिन जवाब बेहद ही निराशाजनक था। 70% जम्मू कश्मीर की जो है वो कहते हैं कि युवा है। 31 साल तक की उम्र के लोग 70% की आबादी में आते हैं। तो क्या उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है या उनकी जो समस्या है बेरोजगारी को लेकर उसमें सिर्फ और सिर्फ बातों तक ही बातें सीमित रह गई हैं? क्योंकि चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बीजेपी हो, हर किसी ने युवाओं को लुभाने के लिए नई रोजगार नीति लाने पर जोर तो दिया, लेकिन वाकई में कितना काम दोनों ही जगह पर हुआ, जम्मू में, श्रीनगर में, किस तरह का काम अभी तक सरकारों ने किया, पार्टियों ने किया? और जब एक एक पार्टी अपने अपने टेन्योर के अंदर आती रही तो युवाओं के लिए कुछ खास करके भी गई या फिर वैसे ही हालात पर छोड़कर जम्मू कश्मीर को सत्ता से बेदखल हो गई? अब इस समय यही बात उठ रही है कि तमाम युवाओं को जब ये कहा जाता है कि रोजगार दिया जाएगा तो क्या वाकई में कुछ स्पेशल ड्राइव किसी भी सरकार ने, किसी पार्टी ने चलाई थी, या फिर युवा इस समय जो खोज कर रहे हैं काम की वो नौकरी की तलाश चलती रहेगी? जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह से हमने बातचीत की, क्या कहा लोगों ने इसी पर, वो जरा सुनिए। तो मैं तो यही तो बोलती हूँ, पढ़ाई का तो कोई फायदा ही नहीं है। जिनके पास मनी है, जो ज्यादा थोड़े लेवल पे है, वही तो आजकल कर सकते हैं कुछ। जो मीडियम है, जिनके पेरेंट्स वगैरह बिजनेस करते होंगे छोटा मोटा, जैसे कोई दुकान है या कुछ भी है, ठेला लगाते होंगे, उनके लिए तो पढ़ना बेकार है। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट भी सिर्फ पैसे वाले की है। अब मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, 4 भाई बहन हैं हम, तो हमारे पापा ने बहुत ही स्ट्रगल से हमें पढ़ाया है। तो क्या फ़ायदा? आज मैं सोचती हूँ कि काश मैं नहीं पढ़ती, पढ़कर भी तो बेकार ही हूँ। अगर मैं किसी स्कूल पे जाती हूँ तो वो 3000, 2000 इतनी पे मिलेगी। सर मैं तो ग्रेजुएशन की हुई है मैंने पढ़ने भी मैं अच्छी थी, पर मैंने काफ़ी फॉर्म भरे पर मुझे कोई हासिल नहीं हुआ, कोई जॉब नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिला। सिर्फ प्राइवेट जॉब की है स्कूल में, वो भी 1000, 2000, 3000, उससे ऊपर कुछ नहीं मिला था। आप सोच सकते हो 1-2 हज़ार में घर नहीं चलता है। और पेरेंट्स भी बोलते हैं कि आपको इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, आपने क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं किया, ना घर का कोई खर्च हम कर सकते ना कुछ। फिर उन्होंने हमारी शादी कर दी। शादी के बाद भी जब हम ससुराल में आए तो ससुराल वाले भी, सास भी बोलती है कि आप इतना पढ़े लिखे हो तो आपने क्या किया, मतलब कोई जॉब नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। फिर स्कूल में लगो तो 1000, 2000 से और कुछ नहीं मिलता। वो बोलते हैं कि लोगों के देखो कहाँ पहुँच गए लोग आजकल, आप क्या घर पे बर्तन ही मांज रहे हैं हम, और कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि हमें भी कोई जॉब मिले, हम भी कुछ करें, ससुराल वालों को भी बताएं, मायके वालों को भी बताएं कि हम लड़कियां क्या कर सकती हैं। ग्रेजुएट हूँ सर, काफ़ी बार हमने फॉर्म भी भरे हैं और बहुत सारी जगह अप्लाई किया है, बट कुछ भी हल नहीं निकला। कभी फॉर्म में नाम नहीं आता, अगर आता तो कॉल नहीं आती है। तो आज की डेट में अगर किसी लड़के ने शादी वगैरह करनी है तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि जॉब क्या करते हो? तो हम क्या बोले सर, 5-6 हज़ार रुपये हम जॉब कर रहे हैं तो कौन हमसे शादी करेगा और कौन, मतलब कैसे हम सर्कल अपना करेंगे? कल को जो हमारे आगे की जो जनरेशन है सारी मतलब अच्छी पढ़ी लिखी है बट जॉब नहीं है। इस वजह से कई लोग तो नशा करने चले जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, मतलब वो सुसाइड कर रहे हैं। तो कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब जॉब है ही नहीं है तो फिर पैसे वाले लोगों के लिए या फिर जिनकी अप्रोच ऊपर लेवल तक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है सर। सर आपको मैं पहले एक बात बताऊं, शेम ऑन स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ के यूथ्स के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी जब सेंटर में हुकूमत में आए तो उन्होंने बोला कि हम 2 करोड़ यूथ्स को नौकरी देंगे, बट कहाँ है? कहीं नहीं है। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो या और कोई जमात हो, बड़े बड़े वादे वो करते हैं बट अनफॉर्चुनेटली नथिंग हैपन्स ऑन द ग्राउंड। सो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से मैं अपील करता हूँ एज ए यूथ कि हमारे लिए कुछ कीजिए। देखिए मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ बट मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, मैं घर पे अकेला हूँ। अगर गवर्नमेंट यहाँ की कोई ऐसा सिस्टम बनाए, ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब दे, प्राइवेट जॉब, इंडस्ट्रीज लाए यहाँ पे, जिससे यहाँ के नौजवान बेरोजगार ना रहे। सबसे बड़ा फेलियर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। हमारे लिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है यहाँ पे। अगर हम देखें
यूथ जम्मू कश्मीर के जो यूथ है बेरोज़गार है, इस टाइम बड़ी बड़ी डिग्रियां करके घर पे बैठे हैं, पीजी करके पीएचडी करके घर पे बैठे हैं। तो इस टाइम गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है, जॉब पॉलिसी नहीं है। देखिए गवर्नमेंट को चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ एस्टैब्लिश करनी चाहिए। जब यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर आएगा, एस्टैब्लिश होगा, तो उसमें बहुत सारे, हम नहीं बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर का सारा यूथ उसमें बन जाएगा, लेकिन कुछ हद तक, बहुत हद तक यहाँ पे बेरोज़गारी जो है वो कम हो जाएगी। जब बेरोज़गारी बढ़ती है तो जहन में जो आज के नौजवान हैं नए नए ख्यालात उभर आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का नौजवान आज इस एतबार से नहीं तालीम हासिल कर रहा है कि शायद उसको उम्मीद भी नहीं है कि यहाँ उसे कोई रोज़गार हासिल होगा। लेकिन आए दिन गवर्नमेंट अगर इस बात पे गौर करे तो ये बात दूर नहीं है कि वो यहाँ के नौजवानों को बिल्कुल एक प्लान बना के उन्हें रोज़गार फराहम कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है। आए दिन हम देखते हैं कि यहाँ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में कुछ नौजवान ऐसे हैं जो यहाँ पे एडहॉक बेसों पे या डेली वेज बेसों पे लगाए गए हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें जो है वो वागुजार नहीं की जा रही है। कोई भी युवा जो पढ़ा लिखा है, जिसके हाथ में डिग्री है, वो सिर्फ उम्मीद लगा सकता है सरकार से इस बात की कि जल्द ही कोई ऐसी नीति लाई जाए जिससे कि युवाओं पर फोकस किया जाए। लेकिन दुर्दशा ये है जम्मू कश्मीर की, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही हो, चाहे पीडीपी बीजेपी की, कोई ऐसी कारगर नीति नहीं लाई गई जिसमें यह कहा जा सके कि हम वाकई में जितना रोजगार देना चाहते थे उन आंकड़ों में हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं या हमने हासिल की है। बल्कि आजकल रोजगार के आंकड़े भी, बेरोजगारी के आंकड़े खासकर सामने नहीं आते श्रम ब्यूरो की तरफ से कि आखिर कितना आंकड़ा है जो बेरोजगार है और कितना आंकड़ा है जिसको रोजगार दिया जा चुका है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी हिलाल हंजूरी जुड़ रहे हैं श्रीनगर से, और जम्मू से ललित खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल आपसे हिलाल हंजूरी, श्रीनगर के अंदर क्या स्थिति आप देखते हैं जब बेरोजगार युवा ये कहते हैं कि हमें उम्मीद नहीं बची अब किसी पार्टी से, किसी भी सरकार से? क्या कारण इसके पीछे ये है कि पार्टियों ने सिर्फ वादे किए, उन पर काम नहीं किया, या फिर कारण ये है कि आजकल कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार ये बात नहीं करती कि कितने लोग बेरोजगार हैं किसी भी राज्य के अंदर? जी बिल्कुल प्रियंका, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट का स्टैट्यू बन चुका है, तो अब इसे कैच करने के लिए हर कोई पार्टी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से नौजवानों को लुभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम पूरे जो नेशनल स्टेट्स को हम कंपैरिजन में देखते हैं, स्टेट का जो ग्राफ बन चुका है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि 10% की जो बढ़ोतरी है वो स्टेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है, यानी 24.6 जो है वो जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जबकि पूरे इंडिया में जब हम देखते हैं नेशनल सिनेरियो पे जब हमें देखते हैं ये रेट, तो ये 13.2 है। तो इस तरह से समझा जा सकता है लगभग 10% का फर्क यहां पर खास तौर पर दिखाया जा रहा है, और इस तरह से जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से काफी बैकवर्ड है, और इस तरह से यहां पर कोई काम नहीं हुआ है। अब रीजंस क्या है, कहां पर ये लैकिंग है, क्या वजह है कि जो यहाँ के युवा है उनको रोजगार नहीं मिलता है? सबसे बड़ी बात कि कश्मीर एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में आ चुका है कि जहां यहाँ के हालात का भी असर कहीं ना कहीं इस पर पड़ा हुआ है। दूसरी बात, अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर भी इतना मजबूत नहीं है जिसको लेकर जो है गवर्नमेंट ये दावा कर सकती थी कि हाँ, यहाँ हमने गवर्नमेंट सेक्टर पे इतने मुलाजिम लगाए हैं। और तीसरी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात अगर हम करेंगे, जो लोकल इंडस्ट्रीज है उसमें भी वो कमी साफ नजर आ रही है, क्योंकि ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट के पास नहीं है जिसको लेकर एक नौजवान उस पॉलिसी को अडॉप्ट करता, ताकि उसके पास जो वसाइल थे उसको, क्योंकि एक म्यूचुअल कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट एक तरफ और उसके साथ साथ जो यहाँ के नौजवान हैं वो आपस में मिलकर उन पॉलिसीज का फायदा उठाकर, उन स्कीम्स का फायदा उठाकर कोई यूनिट खड़ा करते, ताकि वहां पे वो एक जॉब ओरिएंटेड जो है कोई स्कीम चलाते, ताकि उससे यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स इस सारी सिचुएशन के लिए कश्मीर में जिम्मेदार है। और इस सिचुएशन को अब हर साल हम देख रहे हैं कि जब भी इंतखाबात आते हैं, और इंतखाबात में हम देख रहे हैं कि जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको कैच करने के लिए और उनको रोजगार का लालच दिया जाता है, लेकिन फिर जब मौका आता है उसको डिलीवर करने में, तो उस वक्त आज तक की जितनी भी सरकारें आई हैं हर कोई सरकार उसमें नाकाम साबित हुई है। अगर हम जम्मू की बात करते हैं ललित खजूरिया, क्या कोई ऐसी वजह आप खास देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को ना बढ़ावा दिया, ना सरकारी नौकरियों की कोई ऐसी बड़ी बम्पर भर्ती निकाली जम्मू श्रीनगर के अंदर जिससे युवा रोजगार पर लगे?
क्या ऐसी वजह है कि हम देख रहे हैं दायरा जो होना चाहिए रोजगार का, जो बढ़ना चाहिए हर साल, वो हर साल संकुचित हो रहा है? कोई ऐसी वजह है जो बेरुखी दिखती है सरकार की युवाओं की तरफ? सबसे बड़ी जो बेरुखी है ये कि एक कोई प्लानिंग नहीं की गई है। रोजगार किसको देना है, किस तरह से देना है, और अगर अपने रोजगार के संसाधन बढ़ाने हैं तो आप किस में बढ़ाएंगे। अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लोग अगर बाहर की लेबर है वो यहां पर उनको रोजगार मिलता है। तो कुल मिलाकर आप सबसे पहले सवाल उठता है कि आपने जम्मू के जो पढ़े लिखे नहीं है, देखिए सबसे ज्यादा किनकी बेरोजगारी है, जो पढ़े लिखे नहीं है। अगर पढ़े लिखों की बात करूं, जो डिग्री होल्डर्स हैं, और जो पिछले साल का आंकड़ा मैं 2018 का वो 88,000 करीब है जो ग्रेजुएट है, जिन्होंने चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज किए हो या जो सिंपल ग्रेजुएट हो। 88,000, 42,000 के करीब आप घाटी लगा लीजिए और 46,000 यहाँ पे। अब तो अपने सरकारी देखिए, ये भी एक आपको ये भी एक सवाल करना पड़ेगा कि बेरोजगारी और रोजगार क्या चीज है। अगर तो आपको सरकारी नौकरी मिलती है तो क्या आपको रोजगार मिल गया? देखिए सभी के लिए सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, सभी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते, लेकिन सरकार को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को इतना मजबूत किया जाए ताकि जो पढ़े लिखे हैं उनको तो एडजस्ट किया जाए, जो कम पढ़े लिखे हैं उनको भी एडजस्ट किया जाए। कम पढ़े लिखे जो 10+2 तक होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा होता है कि ITI। आज तक जम्मू में इतने ITI को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया। IIT तो आप खोल लेते हैं, IIT के लिए कितने लोग लिखा, वही जो ग्रेजुएट होगा वही जिसने आपने स्किल कोर्सेज कितने डेवलप करवाए, और अगर तो किया गया तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो वहां पे क्यों नहीं लगाई। तो हर एक सरकार का यही होता है कि वो वादे करती है लेकिन उन वादों पर कभी भी खरा नहीं उतरती। अगर यही सरकार, पुरानी सरकारें इधर जो सरकार गई, अगर इन्हीं सरकारों ने अपना पुराना बैकलॉग क्लियर किया होता तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेरोजगारी बढ़ती। तो दूसरा ये है पलायन। सबसे बड़ी बात फिर ये है कि जम्मू कश्मीर में रोजगार नहीं है, जिस कारण युवाओं को अपना राज्य छोड़कर बाहर है। ललित की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, ठीक करें, लेकिन उससे पहले हिलाल आपसे एक सवाल है। जो अभी ललित ने बात कही, बहुत बड़ी तादाद है जो हमने सुना भी, जब जिस तरीके से टीम बाहर निकली तो बहुत सारे लोगों ने यही बात कही हिलाल कि क्योंकि राज्य के अंदर वैसी व्यवस्था की नहीं गई सरकार की तरफ से कि पढ़े लिखे हर युवा तक रोजगार का साधन पहुंचे, उन्हें मालूम हो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर या इस जगह पर हमारे लिए काम हो सकता है। कई साल लोगों ने इंतजार किया और दूसरे राज्यों के अंदर वो चले गए। क्या आपको लगता है कि इस समय जो शेर-ए-कश्मीर एक योजना शुरू हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, जिसमें कहा गया कि हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, क्या लगता है कि उसके बाद से एक दौर शुरू हुआ कि युवाओं से ये तो कहना है कि रोजगार मिलेगा, लेकिन ये नहीं बताना कि कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा, और इसका फायदा हर पार्टी ने उठाया? देखिए, ये हर बार हमने देखा कि एक इलेक्शन स्टंट रहा है जिसके चलते हर किसी ने इस तरह की कोशिश की है नौजवानों को लुभाने के लिए, क्योंकि नौजवान एक वोट बैंक बना हुआ है। जो कोई भी सरकार, चाहे इससे पहले सरकार आई है उसकी बात करते हैं या आज की जो सरकार है इसकी बात करते हैं, हर बार हमने देखा कि यहां पर जो जॉब्स है ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं, वैकेंसीज आ रही हैं, प्लस 20,000 वैकेंसीज ऐसी हैं जिनको अभी तक भी पूरा नहीं किया गया है। गवर्नमेंट का फिगर मैं बता रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, चाहे 22 से 23 के डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर जो अभी वैकेंसीज है गवर्नमेंट उनको पूरा नहीं कर पा रही है। वजह यह है कि गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है, यानी गवर्नमेंट उन वैकेंसीज को पूरा करती, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम यह है कि उनके पास बजट नहीं है, उनकी सैलरी के लिए कोई जो है वसाइल नहीं है। यानी गवर्नमेंट खुद जो उनके पास एम्प्लॉयमेंट अभी है, जो उनके पास अफरादी कुव्वत अभी है, जो उनके पास अभी मैन पावर है, वो इसको ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाती है ताकि वो अपने डिपार्टमेंट्स को प्रॉफिटेबल बना सकते। नंबर 1। नंबर 2, अगर देखा जाए तो जो प्राइवेट सेक्टर में अभी जो स्कीम्स हैं, चाहे कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहां पर है, उसके तहत सेंटर से लेकर स्टेट तक जितनी भी स्कीमें हैं, उन स्कीमों को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने में जो प्रोसेस है वो काफी, यानी एक किसी भी स्कीम से फायदा उठाने के लिए अगर कोई दरख्वास्त देता है, अगर कोई एप्लीकेंट जाता है तो उसको 2 या 3 से लेकर 6 महीने तक गुजर जाते हैं उनकी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए। यानी गवर्नमेंट उन फॉर्मेलिटीज को थोड़ा सा लूज अप करने में या उनको आसान बनाने में, उनको ईजी बनाने में भी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में हर बार हम देख रहे हैं कि जो
जो रिसोर्सेज है उनको ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस पैदा हो गई है। ये हाल है जम्मू और श्रीनगर का, जहां दोनों ही जगह हालात ऐसे हैं कि नई इंडस्ट्रीज लगे या प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई ऐसा बदलाव दिखे जिससे ज्यादा लोग, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, उसके माफिक कोई भी रोड मैप नजर नहीं आता है। हर पार्टी के दरमियान, हर सरकार के कार्यकाल के दौरान ये खामियां रही हैं और ये तब ज्यादा उजागर हो जाती हैं जब आप ये कहते हैं कि युवाओं को, दरअसल जो भटके युवा हैं उनको मुख्य धारा में लाना चाहिए। यानी युवाओं पर फोकस है आपका, लेकिन आपके हिसाब से कि कहां आपको वोट मिल सकता है। ललित खजूरिया, नाइंसाफी नहीं है ये क्या किसी भी युवा के साथ कि जब आपको उनको डिफेंड करना होता है, अपने मन मुताबिक आप डिफेंड करते हैं, लेकिन उनको इतना सशक्त नहीं बनाते कि वो कभी किसी बुरी राह पर चले ना, कभी वो किसी पार्टी को, किसी सरकार को कोसे ना, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके? प्रियंका, अगर सरकारें इतनी ईमानदार होती, अगर ये हर नेता या हर मंत्री अगर अपना दायित्व समझता, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बेरोजगारी बढ़ती। दूसरा यह कि हमें यह भी सोचना होगा कि क्या सरकारी नौकरी मिलना ही रोजगार है? क्या प्राइवेट सेक्टर में जो काम करता है, छोटा मोटा जो काम करेगा, क्या वो बेरोजगार है? इसकी भी परिभाषा को समझना पड़ेगा। दूसरा यह भी है कि हमारे युवाओं को बहुत बड़ा कसूर है, क्योंकि वो जब 22-23 साल की उम्र में ग्रेजुएट होता है और या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज करता है, तो वो 36 साल की उम्र में यानी कि यही देखता रहता है कि मुझे कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए। और इन 15 सालों के बीच में, इन 14-15 सालों के बीच में वो अपना पूरी उम्मीदें जो है वो अपना लगाए रखता है कि शायद मिल जाए। फिर वो 15-16 साल जब गुजर जाते हैं, फिर उसको ये समझ में आता है कि अब मैं क्या करूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम लोगों को भी, यानी कि जैसे अब हम अपनी बात करते हैं, अगर हम अपनी बात करते हैं, हम जर्नलिस्ट वगैरह सारे बात करते हैं, हमने भी तो अप्लाई किया था सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन नहीं मिली। ये भी तो एक रोजगार ही है ना, हमें तनख्वाह मिल रही है। तो वही युवाओं को समझना पड़ेगा कि अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तो कि विकल्प कहाँ है? कितना जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 2 साल, 4 साल या 6 सालों के अंदर बदलाव दिखाई कि वैसे विकल्प तैयार हुए हैं? प्रियंका, विकल्प देखिए, विकल्प है, ऐसा नहीं है विकल्प नहीं है। लोग छोटा मोटा उद्योग भी खोल रहे हैं, लेकिन उन उद्योगों का फायदा क्या है जब सरकार चलिए, अब्दुल मजीद हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए। अब्दुल मजीद जी, बहुत बहुत स्वागत है गुलिस्तान न्यूज पर आपका। जम्मू कश्मीर के युवा क्या सोचकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ देखें चुनावों से पहले कि आखिर कौन सा ऐसा रोड मैप है जिससे समझा जाए कि युवाओं को ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी से कोई उम्मीद लगानी चाहिए जो पहले वादा कर चुकी थी शेरे कश्मीर योजना के तहत हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आंकड़ा हासिल नहीं कर पाए थे आप भी। देखो प्रियंका जी, आपको मालूम होगा कि 5 लाख से ज्यादा नौकरियां हमारी सरकार में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में लगाई गई। और उसके बाद जब हमारी सरकार 2009 में आई, तो तब हमने एक स्कीम की थी शेर कश्मीर बेरोजगार भत्ता। उसमें से 800 से 1500 जो मैट्रिक पास, जो 10+2 ग्रेजुएट, MA, उनको 1500 रुपया तक दिया जाता था। और उसके बावजूद जो नहीं नौकरियां जो नहीं लेते थे, तो उनको फ्री, मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता था। तो जब टीडीपी सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले यही स्कीम बंद कर ली। हमारे सरकार में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और हमने जो आप 1 लाख का आंकड़ा देते कि हमने ये वादा किया था कि इंशाल्लाह रहमान आज तक जितनी भी नौकरियां दी गई वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में। आपने देखा होगा कि पीडीपी सरकार में क्या हुआ, किस तरीके से। अब्दुल मजीद जी, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लोगों को भरोसा क्यों नहीं है? हमने बहुत सारे लोगों से बात जाननी चाहिए, हर उम्र के तबके के लोगों से। मजीद जी सुन लीजिए 1 मिनट। हर उम्र के तबके के लोगों से बात की कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिस पर भरोसा है आपको कि रोजगार देगी अगर सत्ता में आती है? किसी ने उम्मीद नहीं जताई, किसी ने नाम नहीं लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का। नहीं, देखो एक बात मैं आपको कहूंगा कि ये ऑन रिकॉर्ड है। आप देखो, आप रिकॉर्ड में देखो, जब भी हमारी सरकार आई 5 लाख से ज्यादा नौकरियां हमारी सरकार में लगाई गई थी। उसके बाद जो 2009 में मैंने बोला आपको, आप रिकॉर्ड में देख लीजिए कि जो वो स्कीम शेर कश्मीर बेरोजगार भत्ता जो हमने वहां पे लागू की थी, उसके बाद आपको मालूम है कि सरकार आई और उन्होंने वो स्कीम ही बंद कर ली। मतलब ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कहता हूं, आप रिकॉर्ड निकाल कर कहेंगे। किसको आपने फोन किया सड़क पर लोगों में, आपने किसको बताया? उनको तो मालूम नहीं होगा कि बेरोजगार भत्ता तो हमने किया था।
हमने नौकरियां तो किसने दी थी, तो वो हमारी सरकार में लगाई गई थी। और इंशाल्लाह रहमान हम वादा करते जब भी हमारी सरकार आएगी, हम चाहते थे कि हम बीजेपी और पीडीपी से भी इस बात का जवाब लें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर ये दावा करते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, तो क्या उन युवाओं को पीडीपी बीजेपी ने बेरोजगार कर दिया उस योजना को बंद करने के बाद, या फिर कुछ नया भी किया गया? लेकिन वो जवाब हमें नहीं मिला, क्योंकि बातचीत करनी चाहिए हमने उनसे, लेकिन कोई जवाब आ नहीं रहा। आपका शुक्रिया मजीद जी। लेकिन बातों में बहुत अच्छा लगता है सुनने में ललित खजूरिया, जो अभी अब्दुल मजीद ने कहा, हर पार्टी कहती कि हमारे समय में तो ठीक था, लेकिन जब दूसरी सरकार आई, दूसरी पार्टी को मौका मिला तो उसने सब कुछ हमारी योजनाएं बंद कर दी। क्या ये संतोषजनक जवाब लगता है आपको? पहले तो सवाल उठता है कि इन्होंने योजना कौन सी लाई? शेर कश्मीर योजना वो लेकर आए थे और कहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हर साल हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि योजना बंद होने के बाद से युवा जो पहले से रोजगार ले रहे थे उनको बेरोजगार कर दिया पार्टी ने, ऐसा नहीं है। लेकिन सच ये है कि कोई भी युवा इस समय किसी एक पार्टी पर भरोसा जताने को तैयार नहीं कि जो उनके टेन्योर में हुआ उसका लाभ जो आज बेरोजगार है उन्हें नहीं मिला। देखिए, हर सरकार का एग्जेक्टिव बनता है कि उन्हें रोजगार मिले। जब वो सरकार टूटती है या वो अपनी सत्ता से बाहर हो जाती है तो फिर वो फिर से सत्ता में आने के लिए इस तरह के युवाओं से वादा करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हर एक को सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन सरकारों का भी ये दायित्व बनता है, नेताओं का। देखिए, मैं मंत्रियों पे इतना दोष नहीं देता जितना मैं विधायकों को दोष देता हूं, क्योंकि विधायकों को ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर जो बेरोजगार है उनको समझाना चाहिए कि जो सरकारी स्कीम्स हैं वो किस तरह से, चाहे स्टार्टअप इंडिया की ये बात की है, और ये भी जिम्मेदारी बनती है उनकी, हिलाल मंजूरी, क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती विधायकों की, नेताओं की, मंत्रियों की कि हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं, जिस राज्य के अंदर बैठे हैं, वहां पर कुछ ऐसे रोजगार के आयाम शुरू किए जाएं जो लॉन्ग टर्म हो। सरकारी नौकरी के नाम पर अब 1 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन बाकी जो बेरोजगार रह जाते हैं, उस दायरे से बाहर आते हैं, उनके कोई बंदोबस्त नहीं होता। सबसे पहले जैसा कि मजीद लालवी साहब ने अभी जिक्र किया, तो उनका मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर उस शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट योजना से अगर जम्मू कश्मीर के यूथ को कोई फायदा आया होता तो शायद फिर जो 24.6 जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तो जम्मू कश्मीर में इसमें कमी आई जाती। लेकिन वो रेट हमने देखा कि साल 2014 में जब उन्होंने सरकार छोड़ी तो उसमें ज्यादा फर्क जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन दूसरी बात अगर देखा जाए कि कंक्रीट जो पॉलिसी होनी चाहिए, जो एक लॉन्ग समय के लिए जो कोई जो इससे फायदा उठाया जा सकता है, तो वो चीज कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में लैग कर रही है। कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स है वो अभी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। NHM के जो यहाँ पे लगे हुए हैं वो खुद को स्थायी करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो आपने कौन सी ऐसी पॉलिसी ला दी जो आप बेरोजगारी को दूर कर? मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक कोर्सेज में चेंजेस नहीं लाई जाएगी, जो पढ़ाने का तरीका है, आपको लोगों को खासकर 10+2 के बाद आपको इस तरह के कोर्सेज लाने होंगे कि बच्चे जो है वो स्किल्ड हो और दूसरे वो रोजगार वाले कोर्सेज हो। सिंपल ग्रेजुएट हो गए या फिर आपने पीजी कर ली, तो उससे आप आगे क्या करोगे? क्या आपके पास कोई विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है। यही विकल्प है कि आप अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे और वहां पर रोजगार ढूंढोगे। इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, आज भी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बार बार कह रहे थे कि उद्योगों को दुरुस्त किया जाए, उनको मजबूत किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। सवाल ये उठता है कि जब यहाँ का एक लोकल इंडस्ट्री अगर इंडस्ट्री लगाता है तो उससे ये भी सवाल बनना चाहिए कि आपने लोकल्स को कितना रोजगार दिया। हालांकि जो कानूनी प्रक्रिया, जो एक कानून है वो ये कहता है कि आपको 70% जो रोजगार है वो लोकल्स को देना चाहिए और 30% बाहरी राज्य के लोग आने चाहिए। लेकिन इसका पिछले 4 से 5 सालों के अंदर क्या कोई नया रोजगार का, कोई नई फैक्ट्री का आपने सुना कि कोई किसी तरह से रोजगार देने के लिए किसी ने आगे बढ़कर किसी बाहरी राज्य के अंदर से वहां पर इन्वेस्टमेंट हुई हो, या किसी लोकल ने इसके लिए काम हाथ बढ़ाया हो, या सरकार ने खुद कोई किसी मंच से कहा हो कि इतनी इंडस्ट्रीज के लिए परमिशन मिल रही है या हम ये करने वाले हैं इस बार? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा अभी तक जो सुनने में या देखने में आया। अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं तो मेरे इस बयान पर लोग सवाल उठाएंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि रोजगार के मुद्दे पर जब चुनाव नजदीक होता है तो दिल्ली से भी आवाज उठती है और जम्मू कश्मीर से भी उठती है। देखो प्रियंका, जब भी इंतखाबात आते हैं तो उस वक्त हमने देखा कि इस तरह की चीजें जो है देखने मिलती हैं कि इस तरह की बातें होती हैं कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जो कि मैं बहुत पहले से ही कहते आया हूं कि
ये एक ऐसा नारा है, एक ऐसा जुमला है जिससे नौजवानों को लुभाया जा सकता है। उनके दिल और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक उनकी कैफियत को समझते हुए कोशिश की जा रही है कि वो अपने वोट की तरफ उनको धकेला जाए। लेकिन मैं इससे पहले जैसा कि अब्दुल मजीद लारमी साहब ने कहा कि उनके दौर में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 1 लाख के करीब आज भी डेली वेजर और कैजुअल मुलाजमीन यहाँ पर सड़कों पर रहते हैं, जो 3 से 4 हजार के माहाना रेट पर काम कर रहे हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब आज अपना ही एक बर्डन होता है और जो डिमांड है, जब हम बाजार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से चीजें किस रेट पे मिलती हैं, तो उसके बाद 3 या 4 हजार रुपए के माहाना रेट पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं और अभी उनकी गवर्नमेंट से लेकर आज की गवर्नमेंट तक क्या कुछ हुआ है। नंबर 1, जो स्टेट के पास या सेंटर के पास जो ऑलरेडी हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर ताहिर चौधरी जुड़ रहे हैं इस समय। ताहिर चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है गुलिस्तान न्यूज पर। इससे पहले दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती हुई टेलीविजन पर नजर आई कि हमने शेरे कश्मीर योजना शुरू की, हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया, लेकिन बीजेपी पीडीपी सत्ता में आई तो योजना भी बंद कर दी, लोग बेरोजगार हो गए। कितने लोगों को रोजगार दिया आपकी सरकार में जब आप पार्टी आपकी सत्ता में थी? देखिए प्रियंका जी, मैं आपको इस चीज को क्लियर करूं। जहां तक आप रोजगार की बात करते हो और स्पेशली अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हो, रोजगार की कोई कमी नहीं है किसी के लिए। रोजगार करने के लिए हर किसी को रास्ते खुले हुए हैं। और यहाँ पे एक बदकिस्मती ये है कि अगर एक कैटेगरी होती है, हर स्टेट में वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी ही मिले। तो मैं, जहां तक मेरी सोच अगर आप कहोगे एज ए पॉलिटिशियन, तो मैं कहूंगा कि सरकारी नौकरी पे डिपेंड नहीं रहने के लिए आपके लिए पूरे रास्ते खुले हैं, देश के रास्ते खुले हैं। आप जाइए, वो लोग भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ वो भी अच्छा अर्न करते हैं और अच्छे ढंग से जॉब करते हैं और अच्छी लाइफ अपनी बिताते हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग होते हैं, एक परसेंटेज होती है जो गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर डिपेंड होती है, वो एग्जाम्स जब जॉब निकलते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जब एडवर्टाइजमेंट्स आती है, वो लोगों ने अप्लाई किया, जो उस क्राइटेरिया में पास हुए, इंटरव्यू क्लियर किया, एग्जाम पास किया, लोगों को जॉब मिले। ताहिर चौधरी जी, प्रोसेस लोगों को मालूम है, थोड़ा कम समय है इसलिए बता दीजिए। जो बेरोजगार लोग डिग्री लेकर हाथ में बैठे हैं उनको बताइए सही कि हमने ये विकल्प दिया था, हमने इतने सारे ऑप्शंस खोल दिए थे, हमारे आने पर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, हमने इंडस्ट्रियल्स को इनवाइट किया था राज्य के अंदर, आइए ऐसी पहल करिए, कुछ किया आप लोगों ने? देखिए प्रियंका जी, सब कुछ आपको घर में नहीं मिलेगा, आपको रोजगार के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं यहाँ के यूथ को, यहाँ के युवा को रोजगार के लिए बाहर तो निकलना पड़ेगा। सवाल ये है कि आपने कितने लोगों को स्किल किया है। जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा है जो है वो एमडी की सीट पर बैठेगा या उसके पास जो इंजीनियर है वो दूसरी फैक्ट्री में जाके या दूसरी इंडस्ट्री में जाके या दूसरे सेक्टर में जाके इंजीनियर बनेगा। भाई उनके बारे में तो सोचो, जिन्होंने सिर्फ 12वीं पास की हुई है, जिन्होंने 12वीं पास की है, उनके बारे में आप वो ज्यादा, उनकी तादाद ज्यादा है। ठीक है, आपने उनके लिए कौन से स्किल प्रोग्राम आपने वो चालू कर दिए? कितने स्किल आपने लोगों को स्किल किया जो बाहरी राज्यों में? और मैं बता रहा हूँ, ये लोग बाहर जाके मजदूरी करते हैं क्योंकि आपने कोई स्कीम, आपने कोई ऐसा जरिया छोड़ा ही नहीं है कि ये बाहर जाके अपने। गवर्नमेंट ने जब जॉब्स निकाली हैं और इन लोगों ने अगर अप्लाई किया उसमें जो फिट बैठेगा तो बात करेगा, उसी को जॉब आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी आप दे रहे हैं, आपकी उसकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना आप वैकेंसी निकालेंगे उतने लोगों को रोजगार मिलेगा और बाकी भूल जाएं? देखिए मैडम, हर जॉब का क्राइटेरिया होता है, जॉब के क्राइटेरिया पर डिस्कशन नहीं चल रहा है। ताहिर चौधरी जी, हम ये पूछ रहे हैं कि क्या आपकी सरकार में, आपकी पार्टी सत्ता में थी, आपने सरकारी नौकरी के अलावा लोगों को कोई विकल्प तैयार करके दिया? आप पे क्यों भरोसा करें? नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली थी, लोन की स्कीम्स थी और चाहिए। जिन लोगों ने गलत फॉर्मूला मत बताइए। आपका वैसे शुक्रिया इस बातचीत के लिए, लेकिन अफसोसनाक बात है ये कि आप कह रहे हैं कि युवाओं को लोन लेना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट ऐसी नहीं चलती। आपने बताया मैं कौन सा रोजगार ललित आपको हम लोन दे रहे हैं, आप ये वाला कोर्स करिए, आप इसमें ज्यादा बेहतर करोगे। हिलाल मंसूरी और ताहिर चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। लेकिन ये बड़ी ही अफसोसजनक बात है कि युवाओं को लोन के लिए सरकार ने इनवाइट किया, इसे स्कीम लाकर दी कि आप आइए, लोन लीजिए, अपना काम करिए,
लेकिन उम्मीद जो सरकारों से रहती है युवाओं की, वो लोन की नहीं है। माफ करेगा पीडीपी, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, लोन लेना नहीं चाहता कोई भी युवा। आप या आपके बच्चे भी नहीं चाहेंगे कि लोन लेकर घर बनाएं या लोन लेकर पढ़ाई करें या लोन लेकर रोजगार चलाएं। उन्हें अगर पैरों पर खड़े होना है तो कुछ ऐसे आयाम, ऐसे विकल्प आपको तैयार करने चाहिए जिससे उन्हें लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े। कोई भी युवा क्यों कर्जदार होना चाहेगा? और सियासी शतरंज इसीलिए बिछी रहती है हर जगह पर, हर मुद्दे पर, क्योंकि पार्टियां अपना अपना मुनाफा, अपना अपना वोट देखती हैं और युवा भटकते रहते हैं इन्हीं रोजगार की तलाश में। फिलहाल के लिए इतना ही।